नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बहुत परेशान करती है सर, क्या करें? कुछ भी मत करो, बस इस वीडियो को पूरा देखो। अगर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी अगर आपको नेफ्रॉन समझ नहीं आया तो फिर उसके बाद जो मर्जी करना। और उससे भी पहले आप क्या करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लास्ट में जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे वीडियो को, उसके बाद ये ऐसा बचेगा नहीं। तो यहां पे सबसे पहले आप अपना स्क्रीनशॉट कंप्लीट करिए। अब यहां पे हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो पिछले वीडियो तक हम डिस्कशन कर चुके हैं कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। हमने किडनी के बारे में बात करी थी और मैंने आपको बताया था कि जो किडनी होती है उसके अंदर छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, उनको कहा जाता है नेफ्रॉन। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये क्या है? नेफ्रॉन है। अगर ये डायग्राम आपको बनाना सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें डायग्राम बनाना ही आपको सिखाया गया है। तो यहाँ पे, और वैसे भी ये जब वीडियो आप पूरा देख लेंगे उसके बाद ये जो डायग्राम है वो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। आप कहेंगे कि अरे हम तो ऐसे ही डर रहे थे नेफ्रॉन से, इस नेफ्रॉन के अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो देखिए, जो किडनी होती है उसकी छोटी छोटी यूनिट्स होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। अब फंक्शनल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि किडनी के अंदर जो काम करता है, जो फंक्शनिंग करता है, वो कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। जो किडनी की स्ट्रक्चर है वो किससे बनी होती है? नेफ्रॉन से बनी होती है। इसलिए उसको स्ट्रक्चरल भी कह रहा हूं, फंक्शनल भी कह रहा हूं। और हर नेफ्रॉन सेपरेटली अपना काम करती है। कोई भी नेफ्रॉन किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती, कोई भी नेफ्रॉन किसी दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करती। जैसे कि एक रूम है, एक रूम में 100 लोग हैं, 100 के 100 लोग अपना खुद का काम कर रहे हैं, कोई किसी के साथ कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर रहा। तो यहां पे हर नेफ्रॉन का अपना काम है और सभी अपना काम करने लग रही हैं और कोई किसी के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा। किडनी के अंदर, हम किडनी के अंदर की बात कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको डार्क रेड कलर की किडनी बताई थी, ठीक है ना। बीन शेप जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। 12 सेंटीमीटर जिसकी आपके पास लेंथ थी, 6 सेंटीमीटर जिसकी विड्थ थी आपके पास, और 3 सेंटीमीटर आपके पास थिकनेस थी। उसी किडनी की मैं बात कर रहा हूं। उसी किडनी के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं। एक्चुअल में किडनी के अंदर भाई, जो हमने देखा था कि आर्टरीज आ रही हैं जो कि ब्लड को लेकर के आ रही हैं, और जब बाहर ब्लड जा रहा है तो प्योर होके जा रहा है। तो किडनी के अंदर ऐसा मैजिक हो क्या रहा है? ये मैजिक रियल में कर कौन रही थी? नेफ्रॉन कर रही थी। तो जितना मैं आपको बताऊंगा साथ साथ उसको हम राइट डाउन करते भी चलेंगे। तो नेफ्रॉन के बारे में मैंने आपको बोला कि नेफ्रॉन क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की, ठीक है, जिसको आप यहां पे राइट डाउन कर सकते हैं। साथ ही जो नेफ्रॉन है वो इंडिपेंडेंटली अपना फंक्शन करती है। कोई भी नेफ्रॉन है वो किसी दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करती है। तो सबसे पहले तो नेफ्रॉन के अंदर मैं थोड़ा सा आपको इसकी स्ट्रक्चर को समझाता हूं। 2 पार्ट में इसको हम पढ़ेंगे। इसकी पहले तो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसकी फंक्शनिंग पढ़ेंगे कि प्रोसेस, आखिर जो एक्सक्रीशन है इसके अंदर हो कैसे रहा है। तो देखिए, यहां पे रेड वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ना, उसको भूल जाइए। क्या करिए? जो रेड वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है उसको भूल जाइए। बचता कौन सा है? ब्लैक वाला पार्ट। ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, बस इसको याद रखना है। ये जो ब्लैक वाला पार्ट ये जो नजर आ रहा है इसको याद रखना है। रेड वाले पार्ट को भूल जाइए। अच्छा, तो सर ये रेड वाला पार्ट आपने बनाया क्यों है? बहुत ही आसान सी बात है, मैंने क्यों बनाया है, लेकिन वो बाद की बात है। अभी सिर्फ आप ब्लैक वाले पार्ट को देखिए। ये जो पार्ट देख रहे हैं यहां से, ये जो पार्ट है ना, यही आपका नेफ्रॉन है। जो रेड वाला पार्ट है वो एक एक्स्ट्रा पार्ट है। वो क्या है अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? देखिए, पहला पार्ट है यहां पे मेल्फिगियन बॉडी, दूसरा पार्ट है रेनल ट्यूबल, और तीसरा पार्ट है कनेक्टिंग डक्ट। ये 3 ही पार्ट है इसके। पहला पार्ट है मेल्फिगियन बॉडी, दूसरा पार्ट है यहां पे रेनल ट्यूबल, और तीसरा पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट। ये 3 पार्ट है। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मैंने कहा है पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बाद में हम फंक्शनिंग की बात करेंगे। तो देखिए, यहां पे ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये जो पार्ट, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये एक कप के जैसा आपको नजर आ रहा होगा। कप में चाय पीते हैं ना, एक क्या होती है? डंडी होती है कप को, और उसके अंदर चाय डालने का वो होता है, स्पेस होता है, जगह होती है, पीते हैं ना उसमें चाय। ठीक वैसे देखिए, ये क्या है? एक डंडी है इसकी, और ये क्या है? पूरा कप है। तो एक कप के जैसी स्ट्रक्चर आप इसको कह सकते हैं। तो जो मेल्फिगियन बॉडी है ना, देखिए जो मेल्फिगियन बॉडी है इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट तो है ग्लोमेरुलस और दूसरा पार्ट है बोमेन कैप्सूल। तो देखिए, यहां पे जो मैं पहले जिसकी बात कर रहा हूं, ये जो कप शेप जो आपको मैं बताने लग रहा हूं, ये क्या है? देखिए, मैंने यहां पे लिखा हुआ है बोमेन्स कैप्सूल। ये बोमेन कैप्सूल की बात हो रही है। कप जैसी इसकी शेप है, ठीक है। साथ ही डबल वाल्ड है। देखिए, ये एक वाल है,
ये एक दूसरी वाल है। नोट्स मैं लिखवाऊंगा, मैंने कहा ये डिस्कशन करूंगा फिर आपको नोट्स दूंगा। तो देखिए यहाँ पे ये 2 वाल इसकी आपको नजर आ रही होंगी। तो कितने वाल से बना हुआ है? 2 वाल से बना हुआ है। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर देखिए क्या होता है, ये देखिए ट्यूबल्स वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट होंगी, बहुत सारी ट्यूबल्स, या फिर आप कह सकते हैं इसके अंदर बेसिकली ग्लोमेरुलस ही होता है। ठीक है ना। मैंने आपको पहला पार्ट बोला नेफ्रॉन का, क्या बोला मैंने? देखिए ये पार्ट है मेल्फिगियन बॉडी। मेल्फिगियन बॉडी के साथ मैंने आपको बोला बोमेन कैप्सूल है। ये देखिए ये क्या है? बोमेन कैप्सूल। और इसके अंदर जो डला हुआ है इसको मैं क्या कह रहा हूं? देखिए ग्लोमेरुलस या फिर कैपिलरी नेटवर्क, या फिर क्या कह सकते हैं? कैपिलरी नेटवर्क इसको आप कह सकते हैं। मतलब आपके पास बोमेन कैप्सूल हो गया और बोमेन कैप्सूल में क्या डला हुआ है? ग्लोमेरुलस डला हुआ है। अच्छा, तो ये ग्लोमेरुलस क्या चीज है? यहां पे देखिए ये इसके 2 पार्ट है, एक या इधर वाला पार्ट है, एक उधर वाला पार्ट है। इसको हम बोल रहे हैं एफरेंट आर्टरियल, ठीक है, जो कि वाइड है, चौड़ा है। ठीक है ना। दूसरा ये दूसरा पार्ट है, इसको मैं बोल रहा हूं इफरेंट। देखिए ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ये ए पे। प्रोनाउंसिएशन आपको दोनों का सेम लग सकता है, लेकिन ये क्या है? ए से स्टार्ट हो रहा है, एफरेंट आर्टरियल। और ये दूसरा क्या है? इफरेंट आर्टरियल। और ये नैरो है, मतलब सकरा है। और ये क्या है? वाइड है, मतलब चौड़ा है। देखिए ग्लोमेरुलस 2 पार्ट में बटा हुआ है। अच्छा, ये 2 पार्ट में क्यों बटा हुआ है? थोड़ा सा याद करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि किडनी के अंदर रेनल आर्टरीज आती हैं और उसके बाद रेनल वेन्स वहां से बाहर जाती हैं। तो अगर वो बात आपको याद है तो रेनल आर्टरीज क्या अब अकेली आर्टरी आएगी? देखिए मैंने कहा किडनी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं जो फंक्शन कर रहे हैं उसके अंदर। तो क्या अकेली आर्टरी सभी नेफ्रॉन के अंदर जा सकती है? तो आर्टरी को बहुत सारी छोटी 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 सेल्स में क्या होना पड़ेगा? डिवाइड होना पड़ेगा, जिनको हम बोलेंगे आर्टरियल्स। तो यहां पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है? एफरेंट आर्टरियल्स, जो कि वाइड होती हैं। जो आर्टरीज आ रही है ना, वो बेसिकली किसके अंदर जा रही है? नेफ्रॉन के अंदर जा रही है। और वहां पे ये देखिए ग्लोमेरुलस के अंदर जा रही है। ठीक है ना। तो यहां पे आर्टरीज इसमें गई और बाहर कौन निकल रही है? एफरेंट आर्टरियल्स, यानी आर्टरीज का ही ये जो पार्ट है, ये जो रेड वाला पोर्शन है ना, जो मैंने बाहर बनाया हुआ है, इसका एक यूज है और बहुत अच्छा यूज है। जब हम इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे अभी आगे, जब मैं आपको बताऊंगा, तो यहां तो आप इतना समझिए कि आर्टरीज ये वाइड पार्ट है। जब भी आप इसका डायग्राम बनाएंगे जरूर याद रखेंगे, इस पार्ट को आप वाइड बनाएंगे और इस पार्ट को आप कैसा बनाएंगे? नैरो बनाएंगे। इस बात को याद रखना है। तो यहां पे कप शेप आपके पास बोमेन कैप्सूल हुआ, इस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस है और इसके 2 पार्ट हैं, एक तो एफरेंट आर्टरियल और ये पार्ट जहां से ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है, और उसके बाद यहां से जो ब्लड जा रहा है एफरेंट आर्टरियल। इसके 2 पार्ट है। अच्छा, यहां तक जो मेल्फिगियन बॉडी था ना वो कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। तो इस मेल्फिगियन बॉडी को लिख लेते हैं एक बार। तो मेल्फिगियन बॉडी है वो आपका 2 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें से पहला है आपके पास बोमेन कैप्सूल, जिसको आप कह सकते हैं कि कप जैसी इसकी शेप होती है। साथ ही 2 वाल इसकी होती है, डबल वाल्ड होता है, अंदर से खोखला होता है किसी कप की तरह। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है। इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर क्या होता है? बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। जो आर्टरीज आती हैं वो आगे आकर के आर्टरियल्स में डिवाइड हो जाती हैं। और इसके अंदर 2 बेसिकली जो आर्टरीज हैं उनके गेट खुलते हैं। एक को हम बोल रहे हैं एफरेंट और दूसरे को हम बोल रहे हैं इफरेंट। तो यहां तक आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट आता है रेनल ट्यूबल। रेनल ट्यूबल को हमने फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब ये पीसीटी, हैनल लूप, डीसीटी, इसको देख के थोड़ा घबराइए मत। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। ये पोर्शन खत्म हुआ, यहां से थोड़ा सा देखिए ये एस वाला पार्ट आपको नजर आ रहा होगा। मैंने लिखा हुआ है पीसीटी, और पीसीटी का मतलब है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ठीक है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, पीसीटी। ये आपका एक पार्ट है, पहला पार्ट। देखिए ये लिखा हुआ है पीसीटी। दूसरा पार्ट मैंने लिखा है हैनल लूप। तो देखिए अब इसके आगे थोड़ा सा आप चलेंगे ना, देखिए ये जो आप लूप देख रहे हैं ना, ये लूप जैसी शेप है, इसको बोलते हैं हैनल लूप। क्या बोलते हैं इसको? इस शेप को क्या बोलते हैं? इस शेप को बोलते हैं हैनल लूप। ब्लैक वाले पार्ट पे ध्यान दीजिए, अभी रेड वाले पार्ट पे ध्यान मत देना। तो देखिए यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला पार्ट आपको जाता हुआ दिख रहा है, एक लूप जैसी स्ट्रक्चर जाती हुई नजर आ रही है, इसको हम बोल रहे हैं हैनल लूप। अच्छा, दूसरा पार्ट है, देखिए ये देखिए हैनल लूप, दूसरा पार्ट हो गया। अच्छा, तीसरा पार्ट डीसीटी कहाँ है? देखिए ढूंढते हैं, चलो डीसीटी कहाँ है। देखिए यहां से आप आगे चलेंगे तो ये देखिए फिर से आपको एस जैसी शेप नजर आ रही होगी, इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड और ट्यूबल।
देखिए यहाँ पे हमने इसको क्या बोला था, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, उसको बोल रहे हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। अब देखिए इसको, अब आगे मैं शॉर्ट में इसको पीसीटी कहूंगा और इसको मैं डीसीटी कहूंगा। देखिए अब ये जो हैनल लूप है इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं चाहे तो। देखिए यहां से हम नीचे चल रहे हैं तो आप इसको डिसेंडिंग कह सकते हैं, डिसेंडिल हैनल लूप, और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आप इसको असेंडिंग हैनल लूप कह सकते हैं। बड़ी सिंपल बात है। अच्छा तो देखिए यहां पे रेनल ट्यूबल है, उसके तीन पार्ट हो गए, पीसीटी हो गया, हैनल लूप हो गया, ठीक है ना, हैनल लूप हो गया, और डीसीटी, मतलब ये वाला पार्ट ये डीसीटी हो गया। ठीक है, अब ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया तो क्यों ना इसको भी हम राइट डाउन कर लेते हैं। तो जो रेनल ट्यूबल है वो आपकी बोमेन कैप्सूल से कंटिन्यूअस होकर के आती है और इसको हम तीन डिफरेंट रीजन के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। क्या बोला हमने, पहला तो बोला पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, दूसरा हमने बोला हैनल लूप, और तीसरा हमने बोला डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, डीसीटी। ये बात मैंने आपको बताई है। अब इसके बाद हम इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए यहां से हम चलते चलते यहां से यहां तक तो पहुंच गए। लास्ट में एक पार्ट आपको और दिख रहा होगा जिसको मैं बोलता हूं कलेक्टिंग डक्ट। देखिए यहां पे भी मैंने लिखा हुआ है तीसरा पार्ट क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। समझे, तीन पार्ट के अंदर मैंने डिवाइड किया था नेफ्रॉन को, और देखिए स्ट्रक्चर कितनी आसान हो गई आपके लिए। पहला पार्ट हमने पढ़ लिया, दूसरा पार्ट हमने पढ़ लिया, और तीसरा पार्ट आता है कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा, देखिए यहां पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारी आपके पास डीसीटी, ये जो देख रहे हैं ना ये डीसीटी इसमें आई है। देखिए ये डीसीटी इसमें आ गई, क्या, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, ये इसमें आई है। अब देखो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, ये बहुत सारी नेफ्रॉन के लिए सेम होती है। ये तो क्या है, एक ही नेफ्रॉन है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी डीसीटी अलग अलग नेफ्रॉन से आएंगी। भाई क्या आएंगी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल आएंगी। तो एक से इसमें गई, दूसरी से इसमें आई, तीसरी से इसमें आई। ये कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारी 10-12 के लिए सेम ही होती है ना। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है वो सभी के लिए अलग अलग नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसमें ही आके गिरती है। तो देखिए यहां से आके गिरी, यहां से आई, यहां से आई, यहां से आई, यहां से आई, बहुत सारी यूरिन को लेकर के आ रही है बेसिकली। अच्छा ये तीसरा पार्ट हो गया, तो इसको भी हम राइट डाउन कर लेते हैं। तो तीसरा पार्ट आपके पास है कलेक्टिंग डक्ट, जिसका काम सिर्फ इतना है कि जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड है उनसे जो यूरिन आ रहा है उसको कलेक्ट करने का काम है वो ये करती है। तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर यहां तक कंप्लीट हुई। इसके बाद हम अब इसके अंदर से आखिर यूरिन कैसे बनता है, भाई आखिर में काम हमारा है क्या, यूरिन को प्रोड्यूस करना। तो जो टॉयलेट है वो एक्सक्रीट कैसे होता है, यूरिन है वो एक्सक्रीट कैसे होता है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। इसको भी हमने तीन प्रोसेस के अंदर डिवाइड कर लिया है। तीन प्रोसेस कौन कौन से हैं आप यहां पे देखेंगे। पहला है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा प्रोसेस आप देखेंगे क्या है, देखिए रीएब्जॉर्बेशन, और तीसरा प्रोसेस हमारे पास है सिक्रेशन। अच्छा इन तीनों को एक साथ नहीं देखते हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बारे में। अच्छा एक बात बताइए, फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना। भाई जैसे आप घर में क्या करते हैं, भाई छानते कब है चीज़ों को, जब आपके पास कुछ लिक्विड हो और उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज हो जो बड़े साइज की हो, जैसे कि जो टी लीव्स है, चाय पत्ती है, उसको चाय के अंदर से जब आपको अलग करना होता है तो आप क्या करते हैं, उसको छानते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। ठीक वैसा ही काम यहाँ पे भी होने वाला है। कैसे होगा, तो देखिए मैंने आपको एक चीज बताई, मेल्फिगियन बॉडी। ये जो मेल्फिगियन बॉडी है जिसमें क्या है, दो पार्ट मैंने आपको बताया, ग्लोमेरुलस और दूसरा मैंने आपको बताया बोमेन कैप्सूल। ये जो ग्लोमेरुलस है ना, इसके अंदर ब्लड आता है, कौन लेके आती है, आर्टरीज, आर्ट्रोइल्स, और जो कैसी होती है, वाइड होती है। मैंने आपको बताया था कैसी होती है, वाइड होती है। यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रोइल कैसी होती है, वाइड होती है, और ये ब्लड को लेकर के आती है। कौन सा ब्लड, भाई जब तक किडनी में ब्लड आएगा नहीं तब तक फिल्टर होगा कैसे। तो सबसे पहले आर्टरीज के थ्रू, रेनल आर्टरी के थ्रू क्या आता है, ब्लड आता है। तो यहाँ पे इसका यहाँ पे जो पहला पार्ट है जिसको हम बोल रहे हैं एफरेंट आर्टरील, जो कि वाइड है, यहां से ब्लड लेके आई, चलो आ गई। और ये है छलनी, ये जो कप है ना, इसके अंदर आप ऐसा मान लीजिए एक छलनी लगी हुई है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। तो ग्लोमेरुलस एक छलनी की तरह से काम करता है। इसके अंदर से क्या होता है, ब्लड की जो बड़ी बड़ी इंप्योरिटीज होती हैं वो तो ऊपर ही रह जाती है, और जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है वो बह करके नीचे चला आता है। भाई लिक्विड पार्ट में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में इसमें वाटर होगा, साल्ट्स होंगे, यूरिन होगा, है ना। तो ये क्या होगा, ये बह करके आ जाता है नीचे, ये सारा नीचे आ जाता है बह करके। और जो बड़े बड़े हैवी पार्ट्स होते हैं, आरबीसीज वगैरह होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होता है, प्रोटीन होता है, ये सब क्या रह जाता है, थोड़ा ऊपर ही रह जाता है। समझ गए। तो यहां पे देखिए अब ये जो रह गया है यहां से बाहर निकलता है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कहां से, एफरेंट एस्ट्रोयल नैरो। मैंने दो पार्ट बताए हैं ग्लोमेरुलस के, एक तो है एफरेंट आर्ट्रोयल जो कि नैरो है,
ठीक है ना। जो नैरो क्या होता है, नैरो का मतलब होता है सकरा। और दूसरा पार्ट देखिए क्या है, एफरेंट आर्टोइल, एफरेंट इफरेंट, एफरेंट इफरेंट, ये दोनों पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसको हमेशा वाइड बनाना जब डायग्राम बनाओ, और दूसरे को हमेशा कैसा बनाना, थोड़ा सकरा बनाना, थिन बनाना, ठीक है ना। तो देखिए एफरेंट आर्टोइल से ब्लड आया था, छलनी के अंदर छना, किसमें, ग्लोमेरुलस के अंदर छान दिया गया इसको, और उसके बाद एफरेंट आर्टोइल के थ्रू जो कि सकरा है यहां से निकल गया बाहर की तरफ, ठीक है ना। मतलब यहां से आ गया, अभी निकला नहीं है, अभी वहां जाएगा नहीं, अभी तो इसको बहुत सारे काम यहां पे करने बाकी हो रहे हैं। देखिए अब इसके बाद देखिए पहली अब क्या क्या प्रोसेस थी हमारे पास, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन के लिए आप एक छोटे से इस डायग्राम को देख सकते हैं। इस डायग्राम को आप देखेंगे तो जिसमें सबसे पहले देखिए ब्लड फ्लो हो रहा है, कहां से हो रहा है ब्लड फ्लो, यहां पे मैंने बोला था कि एफरेंट आर्टरियल से ब्लड है वो आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये किसके अंदर आ गया, ग्लोमेरुलस के अंदर आ गया, और ग्लोमेरुलस एक छलनी की तरह से काम कर रहा है। अब इसके अंदर से जो फिल्टर होकर के इंप्योरिटीज हैं थोड़ी सी, यानी जो लिक्विड इंप्योरिटीज थी, जैसे यूरिन हो गया, जैसे कि कुछ साल्ट वगैरह हो गए, जैसे कि वाटर हो गया, ये सब चीजें नीचे बह गई। जो हैवी पार्ट थे वो आगे चलते बने, कहां से चलते बने, एफरेंट आर्टरियल, तो जो एफरेंट आर्टरियल्स हैं उनसे चलते बने। तो यहां पे देखिए इसमें से आया, यहां पे छन गया, और इसमें से गया, इंप्योरिटीज है वो यहां से आ गई। इसको लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला साथ साथ हम लिखते चलेंगे। तो देखिए इसको हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे कि ये कौन सी प्रोसेस है जो क्लियर करती है बेसिकली ब्लड को, ठीक है, ब्लड को फिल्टर करती है। तो जो इम्प्योर ब्लड है वो कहां से आता है, आपका एफरेंट आर्टरियल के थ्रू आता है, और ग्लोमेरुलस के अंदर जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो तो रह जाते हैं, और जो लिक्विड वेस्ट है वो यहां से रिलीज हो जाता है, और बाकी जो सॉलिड पार्ट है वो चले जाते हैं एफरेंट आर्टरियल के थ्रू, ठीक है ना। अब इसके बाद सेकंड प्रोसेस की बारी आती है। देखिए सेकंड प्रोसेस कौन सी है, ये तो प्रोसेस हो गई अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो गया। दूसरा यहां पे आता है रीएब्जॉर्बेशन। अब क्या करना है, रीएब्जॉर्बेशन की जरूरत क्यों पड़ी, एक तो होता है एब्जॉर्बेशन, एक होता है रीअब्जॉर्बेशन। एक बार तो एब्जॉर्बेशन यही हो गया था, फिल्ट्रेशन हो गया ना थोड़ा। अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए इंप्योरिटीज बच गई होंगी, भाई क्या हो गया, एकदम से पूरे अच्छे तरह से फिल्टर नहीं हुआ होगा हमारा ब्लड, इंप्योरिटीज रह गई होगी, है ना। तो क्या हो गया कि जो कुछ पार्टिकल्स जैसे छानते हैं ना छलनी के अंदर से, जैसे चाय को आपने छानते हैं तो कुछ चाय की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, वो भी उसके अंदर से टी लीव्स हैं, वो भी क्या होती हैं, बह करके आ जाती हैं साथ कप के अंदर। जब पीते हैं ना लास्ट में चाय बच जाती है, तो चाय में जो कुछ चाय की पत्ती बचती है, ठीक है ना, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होगा। तो कुछ इंप्योरिटीज आई थी, इसके साथ ही कुछ जरूरी मटेरियल थे वो भी बह के आ गए। भाई पूरा यूरिन नहीं है इसमें, क्या है, बहुत सारे साल्ट भी आ गए, साल्ट के छोटे छोटे टुकड़े, प्रोटीन्स आ गया, बहुत सारे मिनरल्स आ गए। तो ये क्या हो गई, बह के आए। अब इनमें से क्या करना पड़ेगा, इसको रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा, इसका एब्जॉर्बेशन करना पड़ेगा। ये 3 पार्ट में होता है एब्जॉर्बेशन। देखो यहाँ पे अल्ट्राफिल्ट्रेशन कौन से पार्ट में हुआ, मेल्फिगियन बॉडी इसके अंदर हुआ, अल्ट्राफिल्ट्रेशन इसमें हुआ। तो फिर उसके बाद रीएब्जॉर्बेशन किसमें होगा, इसमें होगा, पीसीटी, हैनल लूप, डीसीटी, मतलब रेनल ट्यूबल के अंदर। रेनल ट्यूबल कहां से स्टार्ट होती है, ये हो गया पीसीटी, ये हो गया हैनल लूप, और ये हो गया आपका डीसीटी। ये यहां तक क्या है, पूरा का पूरा रीअब्जॉर्बेशन का काम होगा। अच्छा कहां कितना कितना काम होगा ये भी हमें समझना पड़ेगा। भाई रीअब्जॉर्बेशन हो रहा है तो कहां पे कौन सी चीज रीअब्जॉर्ब हो रही है ये भी तो पता करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं पीसीटी, जिसको हम बोल रहे हैं प्रोक्सिमल कोलवोल्टेड ट्यूबल, इसके अंदर जो रीअब्जॉर्बेशन होगा वो किसका होगा, इसके अंदर साल्ट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, इस पार्ट के अंदर भाई इसमें से कुछ जो बह के आया था उसमें से साल्ट, एमिनो एसिड, ग्लूकोज और वाटर आप कह सकते हैं, इसका एब्जॉर्बेशन होगा पीसीटी के अंदर। यहां पे मैं लिख देता हूं, देखिए क्या होगा, इसके अंदर साल्ट होगा, ठीक है ना, वाटर होगा, ठीक है, एमिनो एसिड्स होंगे, एमिनो एसिड्स होंगे। तो ये सारी चीजें एब्जॉर्ब होंगी किसके अंदर, पीसीटी के अंदर, ठीक है ना। कुछ एब्जॉर्ब हो गया लेकिन सारा यहां भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। तो अब ये जो यूरिन था वो बहते बहते कहां जा रहा था, भाई हैनल लूप के अंदर से। ये पार्ट यहां से यहां तक क्या है, एक लूप है, इसके अंदर से जा रहा था। तो हैनल जो लूप है उसके अंदर क्या होगा, यहां पे भी कुछ ना कुछ एब्जॉर्बेशन होगा। तो हैनल लूप में क्या होगा, भाई यहां पे भी वाटर हो जाएगा H2O और साथ में सोडियम क्लोराइड NaCl। यानी जो साल्ट है और जो वाटर है लगभग 70 to 80% पार्ट का जो एब्जॉर्बेशन होना होता है ना वो हैनल लूप में हो जाता है, क्योंकि इसके 3 पार्ट है। क्योंकि 3 पार्ट पीसीटी से जो बच के आ जाएगा भाई
वो इस लूप में हो जाएगा, हैनल लूप में। और जो हैनल लूप से बच के फिर भी चला गया वो किस में हो जाएगा भाई, इसमें देखिए DCT, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, इसमें हो जाएगा। तो बहुत कम पॉसिबिलिटीज होती हैं, बहुत कम संभावना होती है कि यहां से जो वेस्ट है उसमें से कुछ और बच के चला जाए। और फिर भी अगर कुछ बच के चला जाए ना, तो देखिए ये क्या है, जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें से भी एब्जॉर्बेशन लास्ट में हो जाता है। समझ गए? तो देखिए यहां पे क्या हुआ कि बेसिकली बोमैन कैप्सूल के अंदर से जो निकला था यूरिन, उसके अंदर बहुत सारी जरूरी सामान हमारा रह गया था। तो उसमें से पीसीटी ने एब्जॉर्बेशन किया, साल्ट का, वाटर का, एमिनो एसिड्स का। उसके बाद ये जो हैनल लूप है इसने भी वाटर का और साल्ट का एब्जॉर्बेशन किया। और उसके बाद यहां से जो ये अगला पार्ट है DCT, ठीक है, इसने भी क्या किया, वाटर का एब्जॉर्बेशन किया। साथ ही सोडियम क्लोराइड NaCl इसका एब्जॉर्बेशन किया। तो देखिए ये तो क्या करता है, साल्ट, वाटर, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, इन सब को एब्जॉर्ब करती है, ये वाला जो पार्ट है पीसीटी। अच्छा, जो हैनल लूप है और साथ में जो डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल यानी DCT, ये जो है, ये वाला पार्ट और ये वाला जो पार्ट है, ये किसको एब्जॉर्ब करते हैं, केवल वाटर को और सोडियम क्लोराइड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो यूरिन है ये किसके अंदर जाएगा, इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया सारी DCT भैया कहां आकर के मिलती है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आकर के मिलती है। पर यहां पे अभी भी आपको एक चीज नजर आ रही होगी, देखिए रेड वाला पार्ट है, इसका यूज कहां हुआ, ये जो एब्जॉर्बेशन है इसी में तो इसका यूज होगा। भैया जो रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये क्या है एक्चुअल में, देखिए आर्टरीज से निकला है तो ये क्या होंगी, आर्टरियल्स होंगी। और मैंने आपको बात बताई थी, याद करिए, आर्टरीज है वो टिश्यूज में जाती हैं, आर्टरीज है वो टिश्यूज में जाती हैं, और टिश्यूज में कैपिलरीज होती हैं, और कैपिलरीज जाके वेन्यूल्स से मिलती हैं। याद आ रहा होगा आपको थोड़ा, देखिए ये फिगर देखिए, आर्टरीज, कैपिलरीज। कैपिलरीज कौन सी जगह है, आर्टरीज और वेन्यूल्स जहां मिलती हैं, आर्टरीज और वेन्स जहां मिलती हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। यहां पे भी सेम ये जो ट्यूब देख रहे हैं ना, उसका वही काम है। ये क्या हो रही है, आर्टरी, ये वैसे तो क्या आर्टरोइल है, एफरेंट आर्टरी है, ये सारी इसकी जो ब्रांच है ना, ये क्या कर रही है, यहां से जो आएगा ना भाई, इससे जो आएगा यहीं अब्जॉर्ब कर लेगी, यहां से जो आएगा, इसीलिए तो मैंने हर जगह पे फैलाया भाई, क्योंकि इस पार्ट में से भी क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्बेशन हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहां पे भी एक पाइप डाल दी। अच्छा, इधर से भी एब्जॉर्बेशन होना है तो देखो एक पाइप मैंने यहां डाल दी, एक पाइप यहां डाल दी, तो इसमें से भी एब्जॉर्ब यहीं के यहीं हो जाएगा। अच्छा, यहां से भी कुछ एब्जॉर्बेशन होना है तो देखिए यहां पे मैंने पाइप्स को डाल दिया, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद ये पाइप यहां से स्टार्ट हुई थी, इस तरह से आई, ये वापस यहां पे आके इसमें मिल गई। अच्छा, फिर इधर गई, इधर मिल गई ना इसमें, यहां पे इधर गई, यहां से भी मिल गई आगे की तरफ, और यहां से आकर के आते 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 देखिए यहां से ऊपर की तरफ निकल गई। ये जिस ब्लड को लेकर के जाएगी ना, वो ब्लड बिल्कुल अच्छा होगा, मतलब उसमें यूरिन नहीं होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो हो सकती है पर उसमें क्या नहीं होगा, यूरिन नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि किडनी है वो क्या करती है, खुद भी रेस्पिरेशन करती है। भाई किडनी भी तो एक टिश्यू है, किडनी भी तो एक ऑर्गन है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यहां से जा रहा है, पर साथ में ये ब्लड को फिल्टर भी करके दे रही है, मतलब उसमें से जो यूरिन है उसको भी तो बाहर निकाल रही है ना। तो यहां पे ये जो लेकर के आई थी जो आर्टरियल्स किडनी के अंदर, उसमें तो कैसा था, ऑक्सीजन वाला ब्लड था। ये यहां से जब लेकर के जाएगी ना तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, लेकिन साथ में इसमें यहां जब ये लेकर के आई थी तो यूरिन भी था। जब ये यहां से लेकर के जाएगी ना तो इसमें यूरिन नहीं होगा, समझ गए ना, क्योंकि ये बीच में सारा प्रोसीजर चल गया ना। तो इस ये जो रेड वाला पोर्शन है बेसिकली क्या है, ये कैपिलरीज नेटवर्क है। ये क्या है, कैपिलरीज का नेटवर्क है। और कैपिलरीज कहां होती है, जहां पे आर्टरीज और वेन्स एक दूसरे से मिलती है। आर्टरी, वेन्स जहां एक दूसरे से मिलती है वहां क्या होती है, कैपिलरीज। मतलब इस ट्यूबल के अंदर आर्टरीज भी हैं और इस ट्यूबल के अंदर वेन्स भी हैं, और दोनों इसमें क्या हो रही है, मिल रही हैं। तो ये जो रेड वाली ट्यूबल जहां जहां देख रहे हो ना, ये सारा कैपिलरीज का नेटवर्क है। यहां पे भी मैंने लिखा हुआ है, देखो ग्लोमेरुलस है, उसके नीचे मैंने लिखा हुआ है कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है ना। तो अब यहां पे आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी कि भाई सबसे पहले तो यहां पे क्या हो गया था, देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया था, छन के आया यूरिन, यूरिन में कुछ जो रह गया था भाई, ग्लूकोज रह गया, एमिनो एसिड रह गया, फैट रह गया, प्रोटीन रह गया, ये जो सारी चीजें रह गई थी ना, इसको छान लिया, पीसीटी ने छान लिया, बोले इधर आओ, प्रोक्सिमल क्या बोले इधर आओ, ठीक है ना, इसको छान लिया, ठीक है, छन करके किस में चला गया, वापस इस डक्ट में चला गया, ठीक है ना, क्योंकि जो यहां से ब्लड जाएगा उसमें इंप्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो जरूरी सामान जो ब्लड में आया था वो तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये इधर से इसमें दे देंगी। उसके बाद देखिए यहां से हैनल लूप में से भी वाटर और जो सोडियम क्लोराइड नहीं साल्ट, वो क्या हो जाएगा,
इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ से उसका एब्जॉर्बेशन हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से चलते 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 यहाँ पे भी ये जो पोर्शन है इसमें से भी एब्जॉर्बेशन हो जाएगा, ठीक है, साल्ट का और वाटर का, जो साल्ट वाटर बचेगा। तो अब इसके बाद जाने के बाद ये जो साल्ट है ये बचने की संभावना क्या है, पॉसिबिलिटीज है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो इसको लिख लेते हैं भाई, इसको तो हमने लिख लिया था अल्ट्राफिल्ट्रेशन को। रीअब्जॉर्बेशन को अब लिखते हैं। रीअब्जॉर्बेशन में क्या हुआ, सारे जो न्यूट्रिएंट्स थे उनका एब्जॉर्बेशन ही तो हुआ है बेसिकली। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन से जो साल्ट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब जो छूट गए थे, साथ में जो वाटर की अमाउंट भी जो रह गई थी, उसको यहाँ पे एब्जॉर्ब किया गया है रेनल ट्यूबल के थ्रू। तो जो ग्लूकोज है, साल्ट है, एमिनो एसिड है, वाटर है, ये सारे क्या कर लिए गए हैं, रीअब्जॉर्ब कर लिए गए हैं जो नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट है वहां से। ये जो इनके सराउंडिंग्स में जो इनके चारों तरफ जो कैपिलरीज फैली हुई है, इनके थ्रू जो मटेरियल चला गया था उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया है। तीसरा प्रोसेस देखिए, यहां पे आता है रीएब्जॉर्बेशन तो हो गया। अच्छा, फिर आता है सिक्रेशन। अच्छा, सिक्रेशन से मतलब क्या है कि भाई क्या होता है कि यहाँ पे भाई यहां से मैंने आपको बताया था कि क्या था कि एक छलनी से कुछ छाना था हमने, छलनी में से क्या थी, इंप्योरिटीज सारी, मतलब यूरिन निकल गया था। पर क्या होता है कई बार कि थोड़ा बहुत यूरिन रह भी तो जाता है, सारा निकल नहीं पाता। भाई यहाँ पे जब छाना था ना तो थोड़ा सा यूरिन, जैसे कि इसमें थोड़े थोड़े पार्टिकल्स जो काम के थे वो बह के आ गए थे, वैसे ही थोड़े सा वेस्ट मटेरियल, थोड़ा सा यूरिन वो इसमें भी तो रह सकता है, जो कि यहाँ पे सीधे इसमें फैल रहा होगा कैपिलरीज में। भाई यहाँ से ऐसे आ रहा होगा, इधर से ऐसे जा रहा होगा, इसमें से, है ना। तो ये थोड़ा यूरिन इन कैपिलरीज में भी फैल रहा होगा, ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क है। तो ये कैपिलरीज का नेटवर्क भी क्या करता है, जो वेस्ट होता है उसको यहीं से नेफ्रॉन में छोड़ देता है ना। देखिए यहां से क्या करेगा, तो वेस्ट के लिए मैं थोड़ा ब्लू का यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां से जिस तरह से ये छोड़ देगा, इसमें, यहां से इसमें छोड़ सकता है, यहां से इसमें छोड़ सकता है, ये भाई इधर से छोड़ देगा, इसमें इधर से छोड़ देगा। तो क्या हो रहा है, जिस तरह से हमने देखा था कि भाई जो आपका जरूरी सामान था वो यहां से इसके अंदर आ रहा था, भाई इस ट्यूब के अंदर आ सकता था, यहां से इस ट्यूब में आ सकता था, वैसे ही जो वेस्ट है वो इस कैपिलरी नेटवर्क से इस बेसिकली ट्यूब में भी तो जा भी तो सकता है। समझ गए ना, इस नेफ्रॉन की जो ट्यूबल है इसमें भी तो जा सकता है, हैनल लूप में जा सकता है, पीसीटी में जा सकता है, यहां से इस ट्यूब से डीसीटी में जा सकता है। ये सारा काम जो ये उल्टा एब्जॉर्बेशन हो रहा है, मतलब जो वैसे तो रीअब्जॉर्बेशन तो क्या हुआ भाई, जो आपके पास नेफ्रॉन है उसमें से कैपिलरीज ने खींच लिया, जो जरूरी सामान था वो खींच लिया, पर कैपिलरीज में भी कुछ वेस्ट था, कैपिलरीज के अंदर भी कुछ वेस्ट था। वो जो वेस्ट था वो वापस से कैपिलरीज ने इस नेफ्रॉन की ट्यूब्स में छोड़ दिया। समझ गए ना, नेफ्रॉन की ट्यूब्स में छोड़ दिया। इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा सिक्रेशन, इसको सिक्रेशन कहा जाता है। तो यहां पे आप इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या है, वेस्ट का रिमूव करना जो कैपिलरीज के थ्रू की अपने सराउंडिंग्स के अंदर जो ट्यूब फैली हुई है उनके अंदर, उसको हम क्या बोल देते हैं, बेसिकली सिक्रेशन कह देते हैं। तो इसको जो हमने पढ़ा है उसको मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करता हूं, और फिर इस एक्सप्रेशन की जो पूरी प्रोसेस है इसको हम लिख देंगे, ठीक है ना। देखिए यहां पे सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि जो नेफ्रॉन है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, 3 पार्ट में हमने इसकी स्ट्रक्चर को बांट लिया था। पहला मैंने आपको बोला था मेल्फिगियन बॉडी, दूसरा मैंने आपको बोला था रेनल ट्यूबल, फिर आपको मैंने बोला था कलेक्टिंग डक्ट, फिर मैंने मेल्फिगियन बॉडी यानी ये 2 पार्ट कौन कौन से, ग्लोमेरुलस और बोमेन। तो ये तो आपके पास बाहर का हिस्सा कप जैसी शेप थी, बोमेन कैप्सूल था, और इसमें क्या है अंदर, ग्लोमेरुलस था, ठीक है। ग्लोमेरुलस को फिर से मैंने 2 पार्ट में बांटा था, एक तो एफरेंट आर्टरियल और एक जो लेके आ रही है इसको मैंने बोला था अफरेंट, ये इफरेंट आर्टरियल। 2 पार्ट में मैंने इसको बांट दिया था। उसके बाद देखिए रेनल ट्यूबल थी, इससे आगे जब हम चलते हैं तो रेनल ट्यूबल स्टार्ट हो जाती है। इसके 3 पार्ट है, पीसीटी, हैनल लूप और डीसीटी। ये वाला पार्ट पीसीटी है, ठीक है, ये वाला पार्ट हैनल लूप है, और ये वाला पार्ट आपका यहां से ये पार्ट है वो क्या है, डीसीटी है। 3 पार्ट इसके हो गए। अच्छा, उसके बाद देखिए कलेक्टिंग डक्ट, लास्ट में आप देख ही पा रहे होंगे कलेक्टिंग डक्ट है आपके पास, जो यूरिन को कलेक्ट करके ले जा रही है, यूरिन फ्लो जिसके अंदर से कर रहा है, ठीक है। उसके बाद तो ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गई। फिर मैंने प्रोसेस स्टार्ट करी, तो प्रोसेस को भी मैंने आपको 3 पार्ट में बांट दिया था। पहला मैंने आपको बोला अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा मैंने आपको बोला रीएब्जॉर्बेशन, तीसरा मैंने आपको बोला सिक्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में मैंने आपको बताया ये एक छलनी है जो ग्लोमेरुलस है, जो एफरेंट आर्टरियल जिस ब्लड को लेके आती है उसमें से यूरिन को छान लेता है ये, ठीक है ना, और बाकी जो बचता है, जो सॉलिड जो बचता है आपके पास मटेरियल, वो यहां से जो एफरेंट आर्टरियल है वो ले जाती है। अच्छा, एफरेंट आर्टरियल का पूरा नेटवर्क हमने इसमें से बनाया हुआ है,
क्यों बनाया हुआ है कि भाई यहां से कोई पाइप ना जोड़नी पड़े, सीधा यहीं पे एब्जॉर्बेशन हो जाए, यहीं पे सिक्रेशन हो जाए, ठीक है ना, तो दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहे बेसिकली। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बोला रीएब्जॉर्बेशन। रीएब्जॉर्बेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारी छलनी थी ग्लोमेरुलस वाली, इसमें कुछ जरूरी सामान हमारा इस पाइप में चला गया था यूरिन के साथ, जो कि अमीनो एसिड, साल्ट, ये सब, इसको हमने रीएब्जॉर्ब किया, जिसको हमने रीएब्जॉर्बेशन, यहां तक पूरा रीएब्जॉर्बेशन चला। तो यहाँ पे हमने साल्ट, वाटर, अमीनो एसिड को किया था, यहाँ पे हमने वाटर और साल्ट को किया था, फिर यहाँ पे भी हमने वाटर और साल्ट को किया था। उसके बाद जो लास्ट में क्या देखा हमने, ये पोर्शन देखा था सिक्रेशन, मतलब जो हमारी ये जो कैपिलरीज घूम रही हैं, इनके साथ भी हो सकता है कुछ वेस्ट चला गया हो यूरिन जैसा। तो इन कैपिलरीज ने क्या कहा कि भाई हमने अपना जरूरी सामान तो ले लिया, तो तुम्हारा भी कुछ सामान हमारे पास आ गया है, तो उसको तुम भी क्या कर लो, रख लो। इन्होंने भी उस सामान को लौटा दिया। अब हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो हमने फिल्टर किया है उसको हम बोलेंगे यूरिन। यूरिन के अंदर क्या क्या है? यूरिन बेसिकली आप कह सकते हैं कंपोजिशन है बहुत सारे मटेरियल्स का, नाइट्रोजन का, ठीक है, और जो कि नेफ्रॉन ने फिल्टर करके दिया है हमें। साथ ही जो यूरिन है वो यहाँ पे यूरिनेशन प्रोसेस के थ्रू पास आउट होता है हमारी बॉडी से। ये आपको पता ही होगा भाई यूरिनेशन प्रोसेस क्या है, कि जो यूरिन को हम बाहर बॉडी से रिमूव करते हैं उसको यूरिनेशन कह देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपका यूरिन है उसमें 95% क्या है होता है, वाटर होता है। 5% के लगभग उसमें नाइट्रोजनियस सब्सटेंस होते हैं, ज़्यादातर उसमें मोस्टली यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। तो ये यहाँ पे आकर के जो आपका एक्सट्रेशन है वो कंप्लीट होता है। ये सारा प्रोसीजर था, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आपको अभी भी ये प्रोसेस समझ नहीं आया है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर ये पूरा जो बेसिकली जितना हमने पढ़ा है वो आपको समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आर्टिफिशियल किडनी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिफिशियल किडनी को डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।